Let us start chapter number 1, Introduction to Company Law. This is the revision we are doing. First, we will see the definition of the company. The term company has been defined under section 220. It means the company incorporated under this act or any previous company law. इसी के साथ आपको एक डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस लिंडले लिखना है. इट मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी टू अ कॉमन स्टॉक and employ it in trade or business and share the profit and loss. So this type of association is treated as company. इसके बाद हम देखेंगे what are the nature and characteristics of the company. ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में. डायरेक्ट 12 पॉइंट्स आपको लिखने हैं इस केस में. सो व्हाट आर द नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी, तीसरा परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. ये पांचों इंपॉर्टेंट है. इसके बाद के भी आपको लिखना है कॉमन सील, कैपेसिटी टू स्यू, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, दैट इज इट कैन नॉट गो बियॉन्ड मेमोरेंडम, separate management, that is owners are shareholder however managed by the board of director, voluntary association for profit, एक ही एक्सेप्शन है सेक्शन 25 कंपनी. इसके बाद टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस बाय लॉ, तो वाइंडिंग अप भी होता है एज पर द लॉ. इसको अगर आपको 12 पॉइंट याद नहीं होते तो आपको इस तरह से ये याद रखना है, CLPST, CCC, LSVT. इसको आप लिख के देखेंगे तो 12 के 12 याद आ जाएंगे आपको. इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट आर द न्यू कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013. इसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं. पहला जो है वो कंपनी के कुछ न्यू प्रोविजंस आए हैं, दैट इज OASD याद रख सकते हैं. 1 पर्सन कंपनी, एसोसिएट कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी. तो ये कंपनी हो गया. इसके बाद डायरेक्टर्स और सेक्रेटरियल ऑडिट, स्पेशल कोर्ट रोटेशन, इसके लिए नए प्रोविजंस को सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नया है, रेसिडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, देन स्पेशल कोर्ट, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर. तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट रेसिडेंट वुमन इन अ स्पेशल कोर्ट रीडिंग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, डूइंग सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ऑर्डरिंग द रोटेशन ऑफ ऑडिटर. इसके अलावा जो मिसलेनियस न्यू प्रोविजंस है, क्लास एक्शन रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, विजिलेंस कमीशन मैकेनिज्म है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉर्पोरेट बॉर्डर मर्जर, क्रॉस बॉर्डर मर्जर, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, GDR. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपको सारे पॉइंट्स लिखने. इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन, नाउ इसमें बताया डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंपनी एंड द पार्टनरशिप. सो दीज आर द 12 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. पहला, लीगल पर्सन है कंपनी, पार्टनरशिप नहीं है. सेपरेट प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, शेयर होल्डर की नहीं मानी जाती, लेकिन पार्टनर्स में ऐसा नहीं होता. सेपरेट क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, शेयर होल्डर के क्रेडिटर नहीं माने जाते, बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है. शेयर होल्डर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ द कंपनी, हाउएवर पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप. कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिपेंडेंटली कर सकती है कंपनी, और शेयर होल्डर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. पार्टनरशिप में ऐसा नहीं हो सकता. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, फ्रीली ट्रांसफरेबल है शेयर्स. रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी, जो पार्टनर्स की अथॉरिटी है वो रिस्ट्रिक्ट रहती है पार्टनरशिप डीड से, और कंपनी की रहती है मेमोरेंडम और आर्टिकल से. लिमिटेड लाइबिलिटी है कंपनी के केस में, जबकि पार्टनरशिप हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है. परपेचुअल सक्सेशन है कंपनी के केस में, बट पार्टनरशिप में डेथ के बाद डिसॉल्व हो जाती है. नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिस्ट्रिक्टेड हैं पार्टनरशिप फर्म में, बट देर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन पब्लिक लिमिटेड, हाउएवर प्राइवेट लिमिटेड में 200 इज द रिस्ट्रिक्शन. ऑडिट ऑफ अकाउंट, एनुअल अकाउंट्स, एनुअल ऑडिट होता है पार्टनरशिप सॉरी कंपनी का, और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं. डिसॉल्व बाय द लॉ, कंपनी इज फॉर्म बाय द लॉ, इट इज डिसॉल्व बाय लॉ. पार्टनरशिप इज बाय एग्रीमेंट एंड डिसॉल्व बाय द एग्रीमेंट. इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है वो डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड HUF. इसमें आपको याद रखना है, HUF होमोजीनियस मेंबर रहते हैं, कंपनी में हेट्रोजीनियस है. कर्ता हैज द सोल अथॉरिटी, बट देर इज नो सच थिंग इन द कंपनी. मेंबरशिप बाय बर्थ मिलती है HUF में. रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी इन केस ऑफ HUF, और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी. तो इसको याद रखने के लिए आप होमोजीनियस, कर्ता, बर्थ, रजिस्ट्रेशन, ये 4 पॉइंट्स याद रख सकते हैं. इसके बाद देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप.
बोथ आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट एक्ट्स, एक कंपनीज एक्ट में है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में। रेगुलेटेड बाय लॉ, कंपनी लॉ से रेगुलेट होती है, और जो लिमिटेड लाइबिलिटी है वो बाय एग्रीमेंट रेगुलेशंस होता है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज डिवाइडेड इन केस ऑफ कंपनी। एलएलपी हैज लेसर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, कम कंप्लायंस करना पड़ता है उसको लॉ का। एलएलपी हैज बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी विथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ एलएलपी। इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब समझ लेते हैं। सेपरेट पर्सनालिटी जो कंपनी की है इज द स्टैट्यूटरी प्रिविलेजेस है, and it should be used for legitimate business purpose only. If fraudulent or dishonest use is made of this personality, then the individual cannot take the shelter behind this corporate personality, and the court will break the shell of the corporate personality and punish the individual concerned. ये as it is आपको लिखना है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में। इसके अलावा कंपनीज एक्ट में भी देर आर 3 सेक्शंस जिसमें डायरेक्ट कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को हटा के जो पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल है उसको देख सकती है। 7(7) में बोला है अगर फर्निश इफ पर्सन फर्निश फॉल्स इंफॉर्मेशन इन एट द इनकॉर्पोरेशन। 251 says that fraudulent application is made for removing the name of the company from register of companies, and 339 सेक्शन कहता है फ्रॉडुलेंट कंडक्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। ऐसे तीनों केसेस में कंपनी लॉ में ही प्रोविजन है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के। एक और इंपॉर्टेंट है प्रोविजन जो क्वेश्चन आ सकता है, वेदर शेयर होल्डर कैन आस्क टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल। क्या शेयर होल्डर खुद बोल सकता है कोर्ट को कि लिफ्ट कीजिए कॉर्पोरेट विल को? सो इट इज नो, इट इज द कोर्ट का प्रिविलेज है कि वो चाहे तो उसको लिफ्ट कर सकता है। इसमें एक फेमस केस है प्रेमलता भाटिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये याद रखना है आपको। मैंने एक्सप्लेन किया है, शॉप अलॉट की थी इंडिविजुअल को जो उसने कंपनी के नाम से ट्रांसफर कर दी थी। दिस इज अ यूनिक केस, यू हैव टू राइट दिस। इसके बाद देखते हैं केसेस व्हेन द कोर्ट लिफ्टेड द कॉर्पोरेट विल। सो मेनी केसेस हुए हैं, बहुत सारे केसेस हुए हैं, आपको नाम भी कोट करने हैं अगर आप कर सकते हैं तो। इस केसेस में कोर्ट ने ये कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया है, जैसे कमीशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट के केस में किया है। अगर कंपनी को जस्ट लाइक ए एजेंसी यूज किया जा रहा था, इफ इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी काम कर रही है कंपनी, या फिर पर्सन्स हैविंग कंट्रोल आर ऑफ एनिमी कंट्री, या कंपनी फॉर्म हुई है इवेजन ऑफ टैक्सेस के लिए, या अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। इसमें भावनगर का केस है, बोनस नहीं दिया था कंपनी ने, फंड्स डाइवर्ट कर दिए थे। टू चेक द कंप्लायंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट ऑफ बिहार का केस था जिसमें उसने बोला था गवर्नमेंट कंपनी है नॉट गवर्नमेंट। इसके बाद आता है स्टेटस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियों ने छोटी कंपनीज बना के वो बेनिफिट लेने जा रही थी तो कोर्ट ने उसको लिफ्ट करके देखा कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को और बेनिफिट डिनाई कर दिए थे बड़ी कंपनीज को जिन्होंने स्मॉल कंपनीज फ्लोट की थी। इसके बाद यूज ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज अगर होता है तो कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जा सकता है। एंड ऑल अदर केसेस जब ये जस्ट एंड इक्विटेबल हो जस्टिस के लिए तो कोर्ट उसको लिफ्ट कर सकती है। ये सभी पॉइंट्स आपको लिखने हैं इन द केस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। इसके बाद कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, ध्यान से सुनना इसको। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप क्या चीज है? ये नया कंसेप्ट इस मॉड्यूल में आया है। लिमिटेड व्यू, इक्विवेलेंट व्यू और एक्सटेंडेड व्यू 3 तरह से बताया गया है। लिमिटेड व्यू, किसी कॉर्पोरेट को सिटीजनशिप माना जा सकता है क्योंकि अगर ये डोनेशन देती है तो इसको जस्ट लाइक अ सिटीजन का दर्जा मिलता है। ये एक लिमिटेड व्यू है। दूसरा इक्विवेलेंट व्यू है, इसमें इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, फिलेंट्रॉफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई है कॉर्पोरेट्स की और इसी वजह से इसको कॉर्पोरेट सिटीजनशिप का नाम दे दिया गया है। तो 4 लेवल्स ऑफ CSR। इसके बाद एक्सटेंडेड व्यू है और एक्सटेंडेड व्यू में बताया कि पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सोशल, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। बहुत ही बड़े पैमाने में जो इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो पॉलिटिकल कल्चर को अफेक्ट करते हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर ट्रीटेड एज कॉर्पोरेट सिटीजन्स। सो पॉलिटिकल CSR 3 तरह के व्यूज हैं। फर्स्ट 2 व्यूज आर प्रिडोमिनेंटली
यूज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, वेदर कॉर्पोरेशंस आर सिटीजन। सो एक्चुअल सेंस में, इन रियल सेंस, दीज कॉर्पोरेशंस आर नॉट सिटीजन, दे कैन नॉट होल्ड पासपोर्ट और वोट इन द इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेदर कंपनी इज अ सिटीजन। दो company is a legal person but not a citizen under the Citizenship Act 1955 or the Constitution of India. However, बहुत 3 केसेस हैं आपको कोट करना है अगर कर सके तो। सर्टेन फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू कंपनी एज अ पर्सन लाइक द राइट ऑफ इक्वालिटी, ये इसको मिलता है। सिमिलरली ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, इफ द राइट्स ऑफ अ कंपनी आर अफेक्टेड देन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑल्सो गेट अफेक्टेड। ये स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकता है और आपको इसको लिखना है कि यस, कि अगर कंपनी के राइट्स अफेक्ट होते हैं किसी स्टेट लेजिस्लेटिव मेजर से तो वो शेयर होल्डर्स को भी अफेक्ट करते हैं और शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट किया जाता है। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर एज ए सिटीजन आर नॉट लॉस्ट व्हेन दे फॉर्म अ कंपनी। इसको आप डायग्राम से समझ लीजिए कि सपोज एक कंपनी है और उसके अंदर शेयर होल्डर्स हैं, तो अगर इस कंपनी को कोई गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव मेजर अफेक्ट करता है तो बट ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स भी अफेक्ट होते हैं, और कंपनसेशन कंपनी को नहीं मिलता बट कंपनसेशन शेयर होल्डर्स को मिलता है बिकॉज दे आर नेसेसरीली गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द कंपनी। So the rights of the shareholders are not lost when they form a company. इसके बाद nationality, residence of the company, whether nationality and residence क्या कुछ हो सकता है कंपनी का, तो इन्होंने कहा है the company cannot have citizenship but it can have nationality, domicile and residence. So domicile is the place of registration and a company resides where its place of incorporation is situated. इसके बाद इलीगल एसोसिएशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एंड इलीगल एसोसिएशन का 464 सेक्शन याद रखना ही पड़ेगा आपको। नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप शैल बी फॉर्म्ड हैविंग अ नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब नंबर। अब ये प्रिस्क्राइब नंबर क्या है वो अभी देख लेते हैं। For carrying on the business for profit unless registered as a company. Now, the law puts a ceiling on number of person to form an association or partnership. यानी आपको अगर एसोसिएशन बनाना है, पार्टनरशिप बनाना है, तो आप इस नंबर से ज्यादा नहीं बना सकते। रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 प्रिस्क्राइब द सीलिंग ऑफ 50%। इसका मतलब कोई भी एसोसिएशन ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर्स हो सकते हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म में 50 हो सकते हैं, उससे अगर ज्यादा होंगे तो वो इलीगल हो जाएगी एज पर द 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रीडिंग विद अलॉन्ग विद द रूल नंबर 10। 464 however exceptions हैं इसके। 464 does not apply to हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी HUF में 50 से ज्यादा मेंबर हो तो भी वो इलीगल नहीं मानी जाएगी। दूसरा, प्रोफेशनल गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट, तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जो स्पेशल एक्ट से गवर्न करते हैं, ये अगर 50 से भी ज्यादा की नंबर में एसोसिएशन फॉर्म करते हैं तो इलीगल नहीं माना जाएगा। सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलीगल एसोसिएशन देख लेते हैं। अगर कोई एसोसिएशन इलीगल हो जाती है, देन इट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन नॉट sue its members or outsiders, even subsequently registered, ये भी याद रखना है आपको, cannot be sued by the members or outsider and cannot be wound up by the order of the court. However, illegal associations are liable to pay the taxes and members will be individually liable for all the contracts made on behalf of illegal association. If you want to clear CACS, any doubt in this studying CACS, then you can just visit this website. There are 3 plans. You can join any plan. There is free plan, 1000 plans, 10,000 plans.